हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। और आज हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर का पहला सम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 एक चूज़ किया है। तो ले स्टार्ट शुरू करते हैं। तो लिखा है, आफ्ताब, अमीर एंड आशीष आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 and their balance sheet as on 31st March 2019 is as अंडर। लाइब्रेरीज लिख के दिया है, अमाउंट अमाउंट लिख के दिया, असेट लिख के दिया, अमाउंट अमाउंट लिख के दिया है। तो लाइब्रेरीज का मतलब होता है क्रेडिट और असेट्स का मतलब होता है डेबिट। तो डेथ ऑफ पार्टनर का जब भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो आपको याद रखना है कि टोटल हम लोग को 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहला हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर दूसरा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल, और तीसरा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट स्टेटमेंट। टोटल 3 घर बनाना है। तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, और बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो बैलेंस शीट में आएगा। और रिवैल्यूएशन में क्या आएगा कि लायबिलिटी और असेट्स का वैल्यू जब रीवैल्यू होता है, रीवैल्यू का मतलब होता है कि वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो कैपिटल अकाउंट लिख के दिया, आफ्ताब, अमीर और आशीष। तो ये तीनों के तीनों बिजनेस के पार्टनर हो गए, इसलिए इनका पैसा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। नेक्स्ट लिख के दिया जनरल रिजर्व। रिजर्व में रखा हुआ पैसा किसका होता है? पार्टनर्स का होता है, इसलिए इसका पैसा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। फिर उसके बाद लिख के दिया बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में आता है, इसलिए लायबिलिटीज़ में जाएगा। क्रेडिटर भी लायबिलिटीज़ में जाएगा। फिर है प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, फर्नीचर असेट्स, बिल्डिंग असेट्स, स्टॉक असेट्स, डेटर असेट्स, और डेटर का ये वाला वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। और बैंक भी असेट्स में जाएगा। तो इसका मतलब जिसका घर बना है उसका पैसा उसके घर में, जिसका घर नहीं बना है उसका पैसा उसी के घर में। तो ये हमने पोस्ट कर दिया। आगे लिखा था आशीष डाइड ऑन दी 30 जून 2019। ओके, तो आशीष नाम का जो पार्टनर है वो 30 जून 2019 को ऊपर चला गया, भगवान को प्यारा हो गया, जिस वजह से कुछ फॉलोइंग एडजस्टमेंट हमें लिख के दिया है। तो पहला एडजस्टमेंट लिख के दिया है, द प्लांट एंड मशीनरी वॉज डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 20%। तो प्लांट एंड मशीनरी का 10% कम करना है और फर्नीचर का 20% कम करना है, तो इसलिए उस पर डॉट मार लिया पहले ही। फिर उसी तरह बिल्डिंग वॉज टू बी रीवैल्यूड एट ₹75,000। इसका मतलब अभी बिल्डिंग का वैल्यू 75,000 हो गया, तो डॉट मार लिया। बाद में देखेंगे क्या प्लस माइनस करना है। ऑलरेडी बोले 10%, तो ऑलरेडी पे डेटर पे डॉट मार लिया। फिर आशीष वॉज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, ऐसे सब लिख के दिया ये सब। ठीक है, तो बाद में पढ़ लेंगे, छोड़ दो। अब मेन इसमें कैसे मालूम है, लास्ट वाले इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले में आपको क्या बनाने बोला वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट वाले में आपको क्या बोला है? पाश आशीष कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है। तो इसका मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसी का हम लोग को क्या करना है? अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो मैंने तो अभी जस्ट आपको 3 बनाया कि रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, आपको 3 बनाना, बट यहाँ पे भी हम लोग को 3 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ जिस पार्टनर की डेथ हुई उसी का अकाउंट बनाना है। तो इसका मतलब सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, मतलब बैलेंस शीट नहीं बनाना है इसके अंदर। तो फिर रिवॉल्यूशन भी नहीं बनाना पड़ेगा? नहीं, हर सम में आपको कंपलसरी 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 रिवॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। रिवॉल्यूशन या तो फेयर होगा या तो वर्क यूनिट होगा। तभी ये वाले सम में कैसा है कि आपको सिर्फ जिस पार्टनर की डेथ हुई उसी का अकाउंट बनाने के लिए बोला, तो इसलिए फिर रिवॉल्यूशन आपका वर्किंग नोट के पार्ट में चला जाएगा। मतलब ये वाले सम में हम लोग रिवॉल्यूशन वर्किंग नोट में सॉल्व करेंगे। तो फिर फेयर कब, मतलब फेयर में कब सॉल्व करना पड़ेगा? तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिख के दिया रहेगा, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे नीचे लिख के दिया रहेगा, तो ये आप लोग उसका फेयर करेंगे। अगर नहीं लिख के दिया है तो फिर आपको रिवैल्यूएशन वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, और पार्टनर्स कैपिटल मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई उसी का बनाना है, तो वो आपका फेयर वर्क होगा। बाकी मैंने यहाँ पे जो एडजस्टमेंट नहीं लिखे थे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ करने की ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो 1 बाय 1 जब मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा तो इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करूंगा, तो आपको समझा दूंगा इसीलिए। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। तो आपको पहले टॉप पे लिखना है इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिर आपको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में जिस पार्टनर की डेथ हुई उसी का अकाउंट बनाने के लिए बोला है, इसलिए मैंने यहाँ पे आशीष कैपिटल अकाउंट लिखा है। फिर पर्टिकुलर्स रुपीज़ करके, फिर नीचे मैंने वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, और ये आपका डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड। तो लेट्स स्टार्ट।
तो शुरुआत करते हैं यहाँ से लाइब्रेरीज से। तो लाइब्रेरीज में सबसे पहला लिख के दिया कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल में हम लोग को तीनों पार्टनर्स का नाम लिख के दिया, आफ्ताब, अमीर और आशीष। तो हम लोग को सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आशीष का ही कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करना है, आफ्ताब और अमर का रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसका अकाउंट बनाया ही नहीं है और हम लोग को बनाने के लिए बोला भी नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आशीष का कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे। तो आशीष का कैपिटल उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन कौन से साइड में जाएगा, उनमें क्रेडिट में जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरीज में जो कुछ भी लिख के दिया रहता है वो हमेशा क्रेडिट में ही जाता है। इसलिए मैं क्या करूँगा, पार्ट आशीष का कैपिटल अकाउंट बना, ये का क्रेडिट साइड, यहाँ पे जाके लिख दूंगा बाय बैलेंस BD, और इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे 60,000, तो यहाँ पे 60,000 लिख दूंगा। हो गया। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है। तो जनरल रिजर्व यहाँ पे देखो आपको 20,000 नज़र आता रहेगा। तो रिजर्व में रखा हुआ पैसा वो भी किसका होता है, पार्टनर्स कैपिटल का होता है 20,000। तो मैं क्या करूँगा, उसके क्रेडिट में जाके लिख दूंगा, क्योंकि जो कुछ भी वो क्रेडिट में ही जाएगा। तो इसलिए जनरल रिजर्व 20,000। तो 20,000 ये यहाँ पे मैं सिंगल 20,000 नहीं लिखूँगा, क्योंकि जो 20,000 है ना वो तीनों पार्टनर्स का है। ये देखो यहाँ पे जो बिजनेस के कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, आफ्ताब, अमीर और आशीष, अमर और आशीष। तो उन लोगों ने तीनों ने मिलकर यहाँ पे पैसा कितना जमा किया, 20,000। तो अपन को तो सिर्फ आशीष का चाहिए। तो ये 20,000 में से आशीष का शेयर कितना होता है, तो उसके रेशियो के हिसाब से मैं उसका वैल्यू निकाल लूँगा। तो मैं आपको वर्किंग नोट में करके दिखाता हूँ। तो पहला वर्किंग नोट, तो जनरल रिजर्व मुझे लिख के दिया 20,000, और मुझे रेशियो भी लिख के दिया है 2:2:1, राइट। तो रेशियो को कैसे यूज़ करना रहता है, जितना भी रेशियो रहेगा सबको पहले ऐड ऑन करो। तो 2:4, 4:1:5, ये 5 हो जाएगा। तो ये 2/5, 2/5, 1/5 हो जाएगा बस। तो मैं क्या करूँगा, जिस पार्टनर की डेथ हुई वो लास्ट पार्टनर है और उसका रेशियो है 1/5। तो मैं क्या करूँगा, 20,000 इंटू 1/5 करूँगा, तो फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, मतलब लास्ट वाला आंसर आ जाएगा। तो 5 4 ज़ा 20, राइट। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 3 0 चिपका दिया। तो इसका मतलब आशीष के हिस्से का पैसा कितना बनता है उसके अंदर, 4,000। तो सीधा मैं इसके अकाउंट में जाके लिख दूंगा 4,000 क्रेडिट साइड में। सब कुछ आपको क्रेडिट में लिखना है, मतलब सब उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, मतलब हम लोग उसको पैसा देने वाले हैं इसीलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आएगा बिल्स पेबल, जो लाइब्रेरीज में जाएगा। बड़ी वाले समय तो हमें बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला, इसलिए नहीं जाएगा। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स में जाएगा, ये सब भी जाएगा, लेकिन अपन को तो बैलेंस शीट बनाना नहीं, इसलिए ओवरऑल सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब सीधा हम लोग क्या करेंगे, पहले एडजस्टमेंट में आएंगे। तो देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमें क्या लिख के दिए, द प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 20%। ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन निकालना है और फर्नीचर पे 20% का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो प्लांट एंड मशीनरी अगर आप लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पे आपको 40,000 नज़र आता रहेगा। तो 40,000 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, 4,000। तो 4,000 में क्या करूँगा, प्लांट एंड मशीनरी से माइनस करूँगा, बट मैंने तो बैलेंस शीट बनाई नहीं है, तो फिर मुझे माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सीधा मेरे को सेकंड इफेक्ट सोचने का, मतलब तो आपको पता रहेगा ना, एडजस्टमेंट का हमेशा आपको 2 इफेक्ट देना रहता है। तो इसमें तो असेट में से माइनस कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट नहीं बनाया। तो आपको सेकंड इफेक्ट सोचना है, और सेकंड इफेक्ट सबका किधर आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। तो अभी आपको वही सोचना है कि आपके लिए खुशी की बात है, दुख की बात है। मतलब अगर आपके लिए लॉस होगा तो डेबिट में आएगा, अगर आपके लिए प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में आएगा। तो डेप्रिसिएशन तो लॉस ही होता है, इसलिए डेबिट में आएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो कैसा आएगा, देखो 40,000 का वो लोग ने बोला 10% कम करने के लिए, तो यह आ जाएगा 4,000 रुपये। बस इतना रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर उसी के बाद बोला है फर्नीचर पे 20%। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो फर्नीचर आपको 47 नज़र आता रहेगा। तो 47 पे 20% निकालना, तो ये भी डेबिट में आएगा क्योंकि अपने लिए लॉस है, और मैं असेट में से तो माइनस कर ही नहीं सकता क्योंकि मैंने तो असेट बनाया नहीं है। तो 47,000 का 20%, तो मैं निकाल लेता हूँ एक बार। 47,000 का 20% आता है 9,400। तो ये भी डेबिट में आ जाएगा क्योंकि ये लॉस है, और इसका सेकंड इफेक्ट असेट में सब माइनस होता है, बट हम लोग तो बैलेंस शीट बनाए नहीं, तो फिर इसको कैसे माइनस करें, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट लिख के दिया हमें एडजस्टमेंट, लिखा था बिल्डिंग वॉज टू बी रीवैल्यूड एट रीवैल्यूड टू ₹75,000। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी बिल्डिंग का वैल्यू 75,000 हो गया है। ओके, तो पहले कितना था बिल्डिंग का वैल्यू? अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्डिंग का वैल्यू देखो आपको 60,000 नज़र आता रहेगा। 60 से अब 75,000 हो गया, तो वैल्यू इंक्रीज़ हो गया। तो जब मेरे असेट्स का वैल्यू इंक्रीज़ होता है तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्रेडिट में आ जाएगा। तो बाय बिल्डिंग अकाउंट, तो कैसे करने का? पहले 75, अभी 75,000 था, हो गया, पहले 60 था, तो ये आ जाएगा 15,000। और इसका सेकंड इफेक्ट असेट्स में हम लोग जाके प्लस करेंगे, बट वो तो कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं हमने तो बैलेंस शीट बनाया ही नहीं है, तो फिर वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। बस मतलब इन शॉर्ट डेथ ऑफ पार्टनर में आपको सब कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है। असेट्स और लाइबिलिटीज़ में जो भी चेंजेस होगा आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। बस बस जहन में याद रखना, लॉस होगा तो डेबिट में आ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख के दिया है कि RDD टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर। ओके, डेटर के ऊपर हम लोग को 10% का RDD मेंटेन करना है। तो देखो यहाँ पे आपको, आप लोग देखेंगे तो डेटर का वैल्यू आपको 35,000 नज़र आता है और माइनस RDD 2,000 है, तो फाइनल वैल्यू 33। तो जब भी आपको कैलकुलेशन करना हो एडमिशन ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर किसी में भी, तो प्लस मतलब परसेंटेज अगर निकालना हो तो हमेशा ग्रॉस अमाउंट पर निकालने का। तो ग्रॉस अमाउंट कितना है? 35,000, तो उसके ऊपर वैल्यूएशन करेंगे। तो 35,000 का 10% तो 3,500 आता है। और RDD हमले के लिए हमेशा लॉस होता है, तो लॉस हमेशा किधर आएगा? डेबिट में। और सेकंड इफेक्ट में डेटर में से माइनस करता था, बट मैंने तो बैलेंस शीट बनाया इसलिए नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करूँगा? 35,000 का 10% निकालूंगा। तो 35,000 का 10% अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आता है? 3,500। तो यहाँ पे 3,500 मत लिख देना, आपको कैसे करना है मालूम है? 3,500 आया, अभी का नया वैल्यू 3,500 है, पहले कितना था वो देखो। पहले RDD कितना था? तो देखो पहले RDD था 2,000, अभी हो गया 3,500, तो वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो 3,500 में से 2,000 माइनस करूँगा तो जो डिफरेंस आएगा ना, वो डिफरेंस वैल्यू आपको रिकॉर्ड करना है। नहीं तो लोग क्या करेंगे ना, मैं घाई घाई में RDD का 10% निकाल के सीधा यहाँ पे 3,500 लिख देंगे और असेट में से 3,500 माइनस कर देंगे। वैसा बिल्कुल मत करना। अगर मतलब यहाँ पे रिवैल्यूएशन में जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो आपको हमेशा डिफरेंस वैल्यू रिकॉर्ड करना है। लेकिन जब असेट में से माइनस करेंगे ना, तो 3,500 ही माइनस करेंगे, 2,000 नहीं, पुराना वाला नहीं, नया वाला वैल्यू जो आएगा वो लिखेंगे। लेकिन जब रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करेंगे तो आपको उसका डिफरेंस वैल्यू रिकॉर्ड करना है। नया 3,500 है, पुराना 2,000 था, माइनस क्या, ये आंसर यहाँ पे लिख दिया। बस आपको डेटर में इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, फोर्थ एडजस्टमेंट हमें क्या लिख के दिया है? लिखा था आशीष वॉज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर एंड करंट ईयर प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड टू ₹60,000। ओके, तो जिस पार्टनर की डेथ हो गई तो उसको प्रॉफिट दिया जा रहा है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है, वो भी करंट ईयर का। और करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 60,000। ठीक है, तो इसका वैल्यूएशन करना, तो इसमें कुछ एंट्री नहीं, तो वैल्यूएशन करके आपको दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो आपको क्या करना है कि जो प्रॉफिट लिख के दिया आपको फॉलो करना। तो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट लिख के दिया 60,000, वो लिख लिया। इनटू उसका रेशो आपको यूज़ करना, तो उसका रेशो क्या है? 1/5, तो वो ले लिया। इनटू मरने के पहले उसने कितना महीना काम किया था। तो क्वेश्चन में लिख के दिया कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है ना, वो उसकी कौन सी तारीख को डेथ हुई? 30 जून को उसकी डेथ हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइम पीरियड लिख लेता हूँ। तो हमारा ईयर एंडिंग तो 31 मार्च है। क्वेश्चन में देखेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर लिख लिया। जो पार्टनर वो 30 जून को टपक गया, मतलब 30 जून को चला गया। तो अभी हम लोग को पता लगाना है कि मरने के पहले उसने कितना महीना काम किया था। तो 30 जून को जा रहा है, तो इसका मतलब जून का महीना भी कंसिडर होगा, इसलिए 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, मतलब उसने मरने के पहले 3 महीना काम किया, इसलिए 3। और पूरे साल भर में कितना महीना होता है? 12, इसलिए अपॉन 12 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, इसमें से 1 गया तो 5 2 ज़ा 10, तो ये 12,000 आ जाएगा, 3 0 ऊपर ले लिया। फिर 4 3 ज़ा 12,
तो इसका मतलब फाइनल आंसर 3000 आता है। अब यहाँ पे खिचड़ी होगी, बट आप लोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप लोग कर सकते हो जैसा आपको बेटर भी लगता है। मतलब 3000 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो वही आंसर आने वाला है 3000। तो पार्टनर को जो प्रॉफिट दिया जाता है तो वो सस्पेंस होता है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, सब कुछ पैसा आपको पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में लिखने का, सब कुछ एक्सेप्ट ड्राइंग को छोड़ के, बाकी सब क्रेडिट में आएगा। तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो उसको जो प्रॉफिट देंगे उसके लिए टर्म क्या यूज़ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। उसकी जो मौत हुई वो सस्पेंस है, ऐसा नहीं है जैसा बता रहा हूँ कि उसके लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो कितना है 3000, यहाँ पे 3000 लिख दूंगा मैं। सब कुछ आपको पार्टनर्स के कैपिटल की क्रेडिट में लिखना है, कुछ भी डेबिट में लिखना है एक्सेप्ट ड्राइंग को छोड़ के, बस बाकी सब क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिख के दिया है। फिफ्थ वाला लिख के दिया, गुडविल के बारे में लिख के दिया है। तो बोला द गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ अ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से मुझे गुडविल वैल्यू करने बोला है। एंड द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years एज अंडर, तो अपने को 3 साल का प्रॉफिट भी लिख के दिया है। 18-19 का प्रॉफिट इतना है, 17-18 का इतना है, 16-17 का इतना है, और इसके बेसिस पे गुडविल निकालना है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया रहेगा कि गुडविल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वापस एक बार बता दे रहा हूँ। तो गुडविल को निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमें क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट लिख के दिया है। पहले साल का प्रॉफिट है 55,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 45,000 एंड थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 53,000। ये सब लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, फिर इसको 3 से डिवाइड करना है। टोटल प्रॉफिट जितने साल का प्रॉफिट रहेगा, तो 3 साल का प्रॉफिट लिख के दिया था, तीनों को लिखा। यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट था इसलिए 3 से डिवाइड करूँगा। सर अगर किसी साल में लॉस होगा तो लॉस वाला अगर कोई आइटम रहेगा तो आपको फिर उसको क्या करना है, उसमें से माइनस करना है। मतलब 2 साल का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और 1 साल में जो लॉस रहेगा वो माइनस कर देने का। लेकिन नंबर ऑफ ईयर आपको 3 ही कंसिडर करना है। मतलब आपको प्रॉफिट वाला ईयर सिर्फ कंसिडर नहीं करना है, ओवरऑल ईयर आपको कंसिडर करना है। तो प्रॉफिट वाला जो भी होगा उसको आपको प्लस करना है, लॉस वाला जो भी रहेगा आपको माइनस करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट लिख के दिया, वापस एक बार बता देता हूँ। 18-19 का प्रॉफिट था 55,000, तो मैंने यहाँ पे 55,000 लिख दिया। फिर बाद में 17-18 का प्रॉफिट था 45,000, तो मैंने यहाँ पे 45,000 लिख दिया। 16-17 का प्रॉफिट 53,000 था, तो मैंने यहाँ पे 53,000 लिख दिया। बस अब सबको प्लस करूँगा, डिवाइड करूँगा, अपना आंसर आएगा। तो मैं तो कैलसी यूज़ करूँ, बट आपको तो अलाउ नहीं होगा, टाइम बचाने के हिसाब से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 45,000 प्लस 53,000। तो इसको तीनों को टोटल को प्रॉफिट ऐड करता तो 1,53,000 आता है। फिर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँगा, डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 51,000। तो ये जो मैंने 51,000 निकाला ये मेरा एवरेज प्रॉफिट है, तो मैं इसको एवरेज प्रॉफिट की जगह पे लिख दूँगा 51,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, या फिर ऐसा टाइम्स में कुछ लिख के दिया होना चाहिए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसा कुछ लिखा है, मतलब कुछ नहीं लिखा तो एवरेज प्रॉफिट है आपको गुडविल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 5th वाले में लिख के दिया है द गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, 2 years परचेज, तो फिर वो यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे। तो 51,000 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1,02,000 आता है। तो ये आपका गुडविल आया। बट ये जो गुडविल आया है ना, ये सारे के सारे पार्टनर का आया। अपन को किसका गुडविल निकालना है, जिस पार्टनर की डेथ होगी उसका गुडविल निकालना। मतलब ये जो गुडविल है वो ऑल पार्टनर का है, और अपन को अभी सिर्फ डेथ ऑफ पार्टनर का गुडविल निकालना है, शेयर ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। तो कितना है 1,02,000, 1,02,000 इंटू उसका जो रेशो रहेगा वो लेंगे, तो उसका रेशो क्या है 1/5। देखो यहाँ पे, बट इसमें आपको टाइम पीरियड कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब सीधा डिवाइड कर देना आंसर आ जाएगा, डिवाइड बाय 5। तो इसका मतलब 20,400 उसको इतना गुडविल मिलेगा। मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई उसके नाम का पैसा कितना होता है 20,500। सब कुछ पैसा उसके अकाउंट में आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि हम लोग उसको पैसा देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय गुडविल अकाउंट 20,400 लिख दिया। ठीक है, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट, अब उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं 6th वाला।
तो देखो सिक्स्थ वाले एडजस्टमेंट में क्या लिख के दिया है, द आशीष वॉज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%। ओके, तो आशीष के कैपिटल के ऊपर इसको 10% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर हम लोग एडजस्टमेंट, तो आशीष का कैपिटल अगर आप लोग देखेंगे तो देखो जो बाय बैलेंस बीडी लिखा 60,000 है, उसका कैपिटल है 60,000। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू, जब भी इंटरेस्ट निकालना हो तो आपको टाइम पीरियड कंसिडर करना है। तो मरने के पहले उसने कितना कितना महीना काम किया, देखो वो 30 जून को चला गया, तो मरने के पहले उसने 3 महीना काम किया है, तो इसलिए इसको 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3/12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 से 1 गया। इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 1500। अब मतलब 6000 को आप लोग 4 से डिवाइड कर देना तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ आपको क्या करना है, क्रेडिट में ही लिखना है, तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, सब पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000 नहीं सॉरी 1500, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट लिख के दिया है। तो बोला कि हीज ड्राइंग टिल द डेट ऑफ हिज डेथ अमाउंट ₹20,000। ओके, तो उसका ड्राइंग, तो ड्राइंग का मतलब होता है कि बिजनेस में से अपन कोई चीज़ विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज़ करने के लिए, तो उसे कहते हैं ड्राइंग। तो टिल डेथ उसका ड्राइंग कितना था 20,000, और उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था 600 था, मतलब ड्राइंग भी और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी है। तो देखो याद रखना है आपको हमेशा, देखो डी से होता है डेबिट और डी से होता है ड्राइंग। तो ड्राइंग हमेशा 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 आपको कहाँ पे लिखने का है, डेबिट में, बस बाकी सब आपको क्रेडिट में लिखने का है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 ड्राइंग्स, मतलब अपने अकाउंट में से पैसा डेबिट कर रहा है इसलिए डेबिट में आ जाएगा वो। तो कितना लिख के दिया है 20,000, तो यहाँ पे 20,000 लिख दिया। फिर बाद में फिर उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख के दिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फिर वो डेबिट में ही आएगा, तो डेबिट में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 600 रुपीज़, हो गया। फिर आगे अगर मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊँ तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद तो प्रिपेयर ये बोला है। अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे। तो अकाउंट क्लोज कैसे करने का, तो सबसे पहले आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। तो पहले चेक करना है कि डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो यहाँ पे 15,000 है और यहाँ पे 9 10 14, आई थिंक क्रेडिट साइड हैवी है, तो यहाँ पे 15,000 लिखा, यहाँ पे 15,000 लिखा। और 15,000 में से ये तीनों को माइनस करूँगा, तो 4,000 प्लस 9,400 प्लस 1,500 माइनस 15,000, तो 100 आता है, 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस आया उसके सामने लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब P&L अकाउंट। अब ये जो लॉस इधर डेबिट में ना तो उठ के क्रेडिट में आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे मैं 100 है ना नहीं लिख सकता, क्यों मालूम है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट आया 100 रुपीज़ का वो तीनों पार्टनर का है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस 100 रुपये के प्रॉफिट को भी उसके रेशियो में इसको बांटना पड़ेगा। तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इस पैसे मेरे पास। तो प्रॉफिट 100 है, उसका रेशियो है 2/5, सॉरी 1/5। तो 5 2 ज़ा 10 20, तो 20 को 1 से तो उसको 20 रुपीज़ ही मिलेगा इसका, हो गया। इसको 20 रुपये मिल गया। अब इसमें रेशियो हाँ मतलब इसमें आपको टाइम पीरियड कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं। अब इस अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट साइड हैवी है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो ये सबको प्लस कर लेता हूँ। 60,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 20,400 प्लस 1,500 प्लस 20, तो क्रेडिट साइड हैवी है तो 88,920, 88,920। अब उसमें से ये सबको माइनस कर दूंगा, -20,000 -600, तो डिफरेंस आता है 68,320 का।
तो ये जो डिफरेंस आया ये इसके नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, जो इसको बोलते हैं टू लीगल एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, मतलब एग्जीक्यूटर अकाउंट, मतलब उनका जो भी वारिस होगा, या तो उसकी वाइफ होगी, उसके मॉम डैड हो गए, या उनका बच्चा होगा, जो भी होगा उनको ये पैसा दिया जाएगा। तो लीगल हेयर भी बोल सकते हैं, लीगल एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बोल सकते हैं, या लीगल एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी बोल सकते हैं। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसमें सबसे बड़ा टास्क है ये कैलकुलेशन। अकाउंट में तो कुछ था नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा टास्क क्या था, ये गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना है, कैलकुलेशन प्रॉफिट कैसे निकालना है। बस इतना सा आपको याद, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा 1-2 बार, और आराम से आपको ये टॉपिक आ जाएगा ऐसा। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।